सिंपल पेंडुलम पे चर्चा करेंगे बच्चों, है ना। सिंपल पेंडुलम पे बात करेंगे। तो एंगुलर एसएचएफ में मेनली बच्चों हम दो केस पढ़ते हैं, सिंपल पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या है सब लोग जानते हैं। इसे दो तरह से हम हैंडल करते हैं, एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल अगर एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, एल लेंथ का पार्टिकल है और यूनिफॉर्म ग्रेविटी है, और इसे अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दें यहाँ तक, तो जो ये ऑसिलेशन करता है ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो जो स्मॉल एम्पलीट्यूड, अगर ये एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, तो फॉर वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड मोशन जो होता है वो ऐसे में होता है बच्चों। क्योंकि अगर एंगल बड़ा हो जाएगा, तो जब एंगल बहुत छोटा होगा ना, तभी ये मोशन हम यहाँ तक आएगा या यहाँ तक आएगा, तभी इस मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मान पाएंगे। नहीं तो फिर अगर बड़ा एंगल हो जाएगा, तो फिर ये मोशन जो होगा वो सर्कुलर हो जाएगा, फिर ये पीरियोडिक होगा बट एसएचएम नहीं होगा। अगर ये एम्पलीट्यूड लार्जर है तो ये पीरियोडिक होगा बट नॉट एसएचएम, है ना। बहुत छोटा एम्पलीट्यूड है, वेरी स्मॉल, तो मोशन जो होगा वो एसएचएम हो जाएगा उस केस में। वी विल डिस्कस। तो बच्चों सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है कितना, तो दो तरह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम एज ए एज एन एंगुलर एसएचएम। दोनों मेथड बेटा जरूरी है। एंगुलर एसएचएम की तरह हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले तो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर पता करें कि पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगी, तो जब वर्टिकली पार्टिकल लटका होगा उस पे एक एमजी लग रहा होगा, एक टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस से दोनों फोर्स पास हो रहे होंगे, कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो एंगुलर सिस्टम में इक्विलिब्रियम पोजीशन बच्चों वो होती है जहां पर बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो होता है। अब अगर मैं इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, यहाँ पे ले आऊं, सपोज यहाँ पे आ गया बॉडी हमारी, और ये हमारा mg जो लग रहा होगा वो इस तरह से अभी भी लग रहा होगा। तो अगर मैं इस mg के दो कंपोनेंट करूं, तो एक कंपोनेंट ये टेंशन तो ऐसे लगेगा और एक कंपोनेंट mg का इधर की तरफ आएगा। दिस एंगल विल बी थीटा इफ दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो एक तो आएगा बच्चों mg cos थीटा और एक आएगा mg sin थीटा। तो अगर आप देखें कि आपने थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया, थीटा एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया है, और जो टॉर्क लग रहा है वो क्लॉकवाइज लगेगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो आएगा वो हमें देखना चाहिए कि कितना आएगा और कितना आएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, टेंशन का जो टॉर्क होगा बेटा वो जीरो होगा, बिकॉज टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो रही, mg cos थीटा की लाइन ऑफ एक्शन भी वहीं से पास हो रही, तो उसका भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। केवल mg sin थीटा का टॉर्क आएगा, तो mg sin थीटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो mg sin थीटा से रहेगी वो पूरी पूरी एल रहेगी। तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क है बेटा, रीस्टोरिंग है ना। क्यों है? क्योंकि थीटा है हमारा क्लॉकवाइज, टॉर्क है अपोजिट, एक माइनस साइन निकल के नहीं आता है, माइनस आपको समझना होता है। अब अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, यू कैन राइट साइन थीटा इक्वल टू थीटा बेटा।
इट इज एम जी एल इंटू थीटा। एम जी एल इंटू थीटा रहेगा, साइन थीटा को थीटा लिख देंगे। अब आप देखो टॉर्क इक्वल टू के थीटा से आप इसे कंपेयर कर लीजिए। तो लीनियर एंगुलर सिस्टम होते हैं, माइनस के थीटा होता है। तो माइनस साइन अंडरस्टूड है कि टॉर्क की डायरेक्शन थीटा के अपोजिट है। तो यू कैन पुट ए माइनस साइन, अगर आप चाहो तो पुट कर सकते हो, वो डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ से के की वैल्यू जो आएगी वो एम इंटू जी इंटू एल आएगा। और कोई भी एंगुलर सिस्टम हो तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड हमने पढ़ाया था 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के होता है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के होता है टॉर्क की इक्वेशन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि एम जी एल है यहाँ। तो टॉर्क आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, आई है एम एल स्क्वायर और के है हमारा एम जी एल। तो देखिए टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये आप पहले से जानते थे। इसी तरह ओमेगा जो होता है वो रूट के बाई एम की जगह के बाई आई होता है। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट अंडर रूट जी बाई एल। मतलब जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है बेटा। और जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड लेकिन छोटा होगा तभी एसएचएम होगा, तभी आप साइन थीटा को थीटा लिख पाओगे। और तभी जो टॉर्क आएगा वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टॉर्क की इक्वेशन से बस आपने के लिख लिया और ऐसे सॉल्व कर लिया। अच्छा, अगर आप देखें तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो एसएचएम की इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? अंडर रूट जी बाई एल इंटू टी प्लस पाई। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना, जैसे वहां एसएचएम में लिखते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और ये है एंगुलर एम्पलीट्यूड, है ना बच्चों? तो इस तरह से बिल्कुल लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और समझने वाली है बच्चों कि हम इस इक्वेशन को एज ए लीनियर एसएचएम भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, यहाँ तक आना है पार्टिकल को, तो मोशन डायरेक्टली कैन बी, ये एम्पलीट्यूड मान सकते हैं। किसी टाइम पे पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा, तो ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स मान सकते हैं। मतलब आप इसे लीनियर एसएचएम जैसा भी हैंडल कर सकते हो, है ना? आप इसे लीनियर एसएचएम की नजरों से भी देख सकते हो कि ये आपका लीनियर एसएचएम है। बस इतना देख सकते हो कि जो ये एक्स होगा, ये अगर लेंथ एल है और ये एक्स देखना मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, तो ये एल थीटा या एंगुलर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम थीटा नॉट है। तो अगर जब ये एंगुलर एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो ये एम्पलीट्यूड होगा, ए होगा तुम्हारा एल थीटा नॉट। एल लेंथ है, थीटा नॉट एंगुलर एम्पलीट्यूड है। इसी इक्वेशन को एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो एल थीटा नॉट साइन अंडर रूट जी बाई एल टी प्लस पाई है। तो ये एक्स आ जाएगा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड, और ये ओमेगा अंडर रूट जी बाई एल टी प्लस पाई। यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो कि आप उसे लीनियर एसएचएम भी मान सकते हो, क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है। और छोटे एम्पलीट्यूड के लिए यू कैन डायरेक्टली एज्यूम दैट मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये जो छोटा सा आर्क होगा जिसे आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, मेनली ये बात है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल पेंडुलम है, फॉर्मूला याद रखिए टॉर्क। अब फोर्स मेथड से भी करते हैं ना सिंपल पेंडुलम, ये भी बहुत जरूरी है बच्चों, अभी आगे बताऊंगा। एज ए लीनियर एसएचएम, अगर आप एक लीनियर एसएचएम के जैसा सॉल्व कर रहे हो, लीनियर एसएचएम के जैसा डील कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये जैसे मान लेते हैं, अब लीनियर एसएचएम का मतलब है एम्पलीट्यूड इतना छोटा है कि हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों की ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है ना? ऐसे हल्का सा एम्पलीट्यूड कर बना रहा है ऐसे।
तो किसी भी एंगल पे आप देखिए, जब भी किसी एंगल पे बॉडी जा रही है तो ये टेंशन लग रहा है, ये mg लग रहा है। बच्चों यहाँ समझना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम लोग। अप्रोक्सीमेशन ये है, ऐसा हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो हम ये मानेंगे वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो हम वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए भी कर सकते हैं। तो ये टी कॉस थीटा वर्टिकल लगेगा, टेंशन का कंपोनेंट। और टी साइन थीटा जो लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, टी साइन थीटा। ये हमारा टी साइन थीटा। तो यहाँ से एक तो वर्टिकल जो अप्रिसिएबल मोशन है वो हॉरिजॉन्टल में है। देयर इज नो अप्रिसिएबल मोशन इन वर्टिकल। तो वर्टिकल में कोई इफेक्टिव मोशन नहीं, तो वी कैन अप्रोक्सीमेटली बैलेंस टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। थीटा बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। तो टी को अप्रोक्सीमेटली mg लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा 1 हो जाएगा, है ना। तो टी इक्वल टू mg आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब ये देखो, टी का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो बॉडी को अंदर लाने की कोशिश करेगा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो टी साइन थीटा आएगा, अंदर की तरफ लगेगा। टी की वैल्यू आपने mg लिख ली है, यहां से mg लिख ली है। और साइन थीटा, टैन थीटा और थीटा तीनों बराबर होंगे, जो कि एक्स बाई एल होगा। कैसे होगा देख लो। ये एल लेंथ है पेंडुलम की, और किसी टाइम पे मान लो यहाँ आता है तो ये एक्स हो जाएगी। तो एक्स आपकी आर्क लेंथ हो जाएगी। तो एक्स इक्वल टू एल थीटा है। तो आप थीटा को लिख सकते हो एक्स अपॉन एल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और थीटा तीनों बराबर होते हैं छोटे एंगल के लिए। तो यहाँ पर मैं एक्स अपॉन एल लिख लेता हूँ। जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो mg डिवाइड बाई एल इंटू एक्स आ जाएगा। माइनस साइन अंडरस्टूड है, माइनस साइन आपको निकल के नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप इसे वेक्टोरियली लिखेंगे तो यू विल हैव टू पुट ए माइनस साइन, क्योंकि आप देख रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स आपका अंदर की तरफ और एक्स की डायरेक्शन ये थी। ये वाला टर्म जो बेटा आएगा ये इक्विवेलेंट आएगा स्प्रिंग। अगर मैं लीनियर एक्शन जैसा देखूंगा, तो अगर मैं लीनियर एक्शन के जैसा देखूंगा तो मेरा जो पेंडुलम का के इक्विवेलेंट आएगा वो mg बाई एल आएगा। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के होता है बच्चा, के इक्विवेलेंट लिख दूंगा। तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, तो m अपॉन mg बाई एल। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट l बाई जी आएगा। या ओमेगा की वैल्यू रूट के इक्विवेलेंट डिवाइड बाई m पुट करोगे तो अंडर रूट g बाई एल आएगी। तो मैं यहाँ पे टाइम पीरियड आपको याद रहेगा, टाइम पीरियड बताना नहीं चाहता। मैं आपको के इक्विवेलेंट चाहता हूँ, याद रखो। बहुत काम आएगा के इक्विवेलेंट ये आपका। mg डिवाइड बाई एल, मतलब जब जब हम लीनियर सिस्टम के जैसा ट्रीट करेंगे तो सिंपल पेंडुलम का जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट के जैसा वो जो वो बिहेव करेगा, उसका के इक्विवेलेंट जो आएगा वो mg बाई एल बच्चों आएगा। तो ये दोनों तरह से मैंने दिखा दिया। पहला वाला टॉर्क मेथड कहलाता है, हम लोगों ने रीस्टोरिंग टॉर्क निकाला था यहाँ पे, टॉर्क को के थीटा से कंपेयर किया था। दूसरा हमने उसको लीनियर एसटीएम से सॉल्व किया है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन के साथ। और उसमें हम लोगों ने रिस्टोरिंग फोर्स निकाला है, और के क्यूलेट की वैल्यू जो निकाली है वो mg बाई एल निकाली है। इसलिए बेटा कह रहा हूँ सब लोग ध्यान सुनना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएशन बताने जा रहा हूँ। किस सवाल के लिए मैं आपको के इक्विवेलेंट चाहता हूँ कि आप याद रखें। देखो बच्चों, एक छोटी सी बात मैंने आपको डिस्कस की है। अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है बेटा, और एक मास m कनेक्टेड और एक एंड फिक्स है, और इसे ऑसिलेट कराया जाए, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है। यहीं पर अगर हमारे पास दो मासेज हो, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड हो, तो फोर्स अभी भी के एक्स ही लगता है, के पे फर्क नहीं आता है। बस 2 पाई अंडर रूट m की जगह म्यू बाई के हो जाता है। अब जैसे आप देख रहे हो, एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल बनता है। आप देख रहे हो कि पेंडुलम का एक एंड फिक्स है और पेंडुलम मूव कर रहा है, तो एक बहुत ही तगड़ा सवाल बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा सवाल बना देता है
एक ऐसे प्लैंक रखेगा और इस प्लैंक में एक ऐसे रॉड लगाएगा मासलेस, एक ऐसे मासलेस रॉड लगाएगा और यहाँ से एक स्प्रिंग लटका देगा ऐसे। फिर इसको थोड़ा सा पेंडुलम की तरह मोशन करा देगा और ये फ्री है मूव करने के लिए ब्लॉक। तो बेटा जब ये ब्लॉक आपका ऐसे आएगा और इस पे ये टेंशन ऐसे लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा, और ये इधर की तरफ आ रहा होगा, तो ये इधर की तरफ आ रहा होगा, ये इधर की तरफ आ रहा होगा, है ना। ये इधर जैसे आएगा, फिर ये इधर ऐसे मूव करेगा। तो ये एक तरह से दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। जब ये पार्टिकल लेफ्ट में आएगा ब्लॉक राइट में जाएगा, फिर पार्टिकल राइट में जाएगा ब्लॉक लेफ्ट में जाएगा। तो ये पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये एक टू बॉडी ऑसिलेशन का सवाल हो जाता है, टू बॉडी ऑसिलेशन। लेकिन अगर इसे बेसिक से करने जाओगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा। अब इसका अगर आपको, जैसे हमने क्या कहा, अगर स्प्रिंग का कांस्टेंट वही रहे, भाई स्प्रिंग का फोर्स थोड़े ना चेंज हो जाएगा। अगर दो बॉडी है एक की जगह, तो बस म्यू बाई के हो जाएगा। यहाँ पर भी जो फोर्स रिस्टोरिंग लगेगा दोनों पे, वो इस टेंशन का ही तो कंपोनेंट लगेगा। अगर मैं कहूँ ये एंगल थीटा है, तो इस वाले पे टी साइन थीटा इधर लगेगा, इस वाले पे टी साइन थीटा इधर लगेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स टी साइन थीटा ही रहेगा। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, एम जी डिवाइड बाई एल ही रहेगा। लेकिन टाइम पीरियड जो आएगा 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के आ जाएगा, और म्यू की वैल्यू एम जी डिवाइड बाई एल, और म्यू की वैल्यू जो आएगी एम टू कैपिटल एम डिवाइड बाई एम प्लस M1 M2/M1 प्लस M2। इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको ये के याद है, जो मैं के याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कि जब भी सिंगल बॉडी से टू बॉडी ऑसिलेशन में वेरिएशन होता है, और अगर फोर्स का वैल्यू वही है, फोर्स नहीं चेंज हो रहा है, तो बस मास के स्थान पे रिड्यूस मास आता है। इसी जैसे सिमिलर क्वेश्चन मान लीजिए सरफेस है और एक बॉडी ऐसे रखी है एम मास की, और एक पेंडुल इससे मास से बॉडी कनेक्ट करके रस्सी से ऐसे पेंडुलम लटका रखा है। अब मान लो बीच में जगह है, अब इसको पेंडुलम को थोड़ा सा आपने अगर डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके अगर छोड़ दिया, तो जब ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये जब इधर आएगा तो ये इधर जा रहा होगा, तो ये टू बॉडी ऑसिलेशन होगा। यहाँ पर भी 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन mg/l ही आंसर आएगा, और जो म्यू है वो भी mm/m+m। बिल्कुल दोनों आइडेंटिकल क्वेश्चन। ये बहुत ही बल्कि क्वेश्चन होते हैं, अगर हम इनको बेसिक से करने बैठे हैं तो बहुत बल्कि क्वेश्चन है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर एडवांस से जस्ट पहले, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको यहाँ से रिलेट कर लोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिंपल पेंडुलम को जो मैंने लीनियर एसएचएम के जैसा दिखाया था, ये वाली कैलकुलेशन जो कराई है, तो इसमें से आपको कुछ बातें याद रखने की जरूरत पड़नी चाहिए और पड़ेगी। ओके। अच्छा, एंगुलर एसएचएम में भी फेस सर वगैरह का इक्वेशन हम मोशन ले सकते हैं इसकी? इक्वेशन बिल्कुल लिख सकते हैं। जब वही है, जब आपको ओमेगा पता चल गया, रूट के इक्विवेलेंट डिवाइड बाय म्यू, बस क्या लिखना है, फिर लिख लो, फेस देख लो कहाँ से शुरू हो रहा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्यों नहीं लिख सकते। एम्पलीट्यूड के लिए कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया जाएगा, कितना एम्पलीट्यूड है कितना नहीं। तो चलिए एक कैलकुलेशन करते हैं अच्छा सा। देखिए, फेस बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे हम लोगों ने लीनियर सिस्टम में पढ़े हैं ना, बिल्कुल वैसे एंगुलर सिस्टम में फेस वगैरह। ये है तो लीनियर सिस्टम ही एक तरह से। जैसे आप कहते हो कि ये मान लो स्मॉल एम्पलीट्यूड, थोड़ा जूम करके बना रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, समझ लो। ये मान लो 2 डिग्री एम्पलीट्यूड, थीटा नॉट है एम्पलीट्यूड। जैसे मीन पोजीशन पे पॉजिटिव में जा रहा है, जीरो फेस होगा, थीटा नॉट बाई 2 पे है, पॉजिटिव में जा रहा है पाई/6 होगा, यहाँ पाई/2 होगा, यहाँ 3 पाई/2 होगा, नेगेटिव में आ रहा है मीन पोजीशन पे पाई होगा। मतलब बिल्कुल वैसे ही सारे फेस होंगे जो आपने लीनियर एसएचएम में पढ़ रखे हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक पेंडुलम है बेटा, और उससे आप
2 डिग्री, 2 डिग्री डिस्प्लेस करके रेस्ट से रिलीज कर दे रहे हैं। और जब ये 1 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे आता है पार्टिकल, तो ये एक वॉल से कोलाइड कर जा रहा है। ये हमारे पास एक वॉल हमने लगा रखी है फिक्स्ड, और इससे इलास्टिक कोलिजन कर रहा है और हेड ऑन कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी टक्कर मारते वक्त वॉल के परपेंडिकुलर थी एल लेंथ, और ये 1 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यहाँ कोलाइड कर जा रहा है। तो रिजल्टिंग मोशन का टाइम पीरियड बताना है। रिजल्टिंग मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा? चलिए 1 मिनट का टाइम है, आप 1 मिनट में आंसर बताइए इसका क्या आएगा। बताएं भाई। 4 पाई बाय 300 में G/L। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगेगा T/4, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा स्मॉल टी, फिर लौटने में स्मॉल टी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में T/4। तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो T/2 प्लस 2 छोटा टी। तो पाई √L/G, तो ये टाइम पीरियड का आधा हो गया। अब ये एक तरह से θ0/2 वाली सिचुएशन है, पाई/6 फेस वाली सिचुएशन है। तो पाई/6 माइनस 0 डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, या ओमेगा टी, जो डेल्टा टी कह लो, चाहे चलो डेल्टा टी बोल देते हैं। तो 2 डेल्टा टी आ जाएगा यहाँ पे। तो डेल्टा टी आ जाएगा पाई/6 ओमेगा। तो यहाँ 2 डेल्टा टी पाई/3 ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा √G/L है, तो पाई √L/G प्लस पाई/3 √L/3। तो 4 पाई/3 √L/। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा स्प्रिंग मास सिस्टम में किया था, बिल्कुल वैसा ही होता है बेटा। जैसे मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन और बनता है कभी कभी, कि भाई अगर ये एल लेंथ का पेंडुलम है और इसको आपने मान लेना बहुत स्मॉल एंगल देके छोड़ा है, और यहाँ पे एक वॉल मान लीजिए हम लोगों ने लगा रखी है, ये इस तरह की वॉल है। तो अगर ये लेंथ एल है और इसकी लेंथ 3L/4 है, तो यहाँ पे ये अटक जाएगा और ऐसे पेंडुलम बनाएगा इधर पे, और इधर से ऐसे बनाएगा। तो रिजल्टिंग टाइम पीरियड क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्टिंग टाइम पीरियड ऑफ मोशन?
क्या आंसर आएगा बेटा? तो ये आधा 3 पाई ऑसिलेशन बाय टू होगा एल 100 पाई लेंथ बाय का, जी। और आधा इसका होगा भाई, एक्सट्रीम से मीन तक जाएगा एल लेंथ, फिर इधर भी लौट के आएगा एल लेंथ, इधर L/4 लेंथ हो जाएगी। तो आधा ऑसिलेशन होगा एल लेंथ का, और आधा ऑसिलेशन होगा बच्चों L/4 लेंथ का। तो ये जो भी आंसर आएगा ये आ जाएगा। अब जैसे अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जाना है तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव भी हो जाता है। जैसे मान लो किसी लिफ्ट में अगर हम हैं और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है और भी पेंडुलम मोशन कर रहा है तो पहली बात तो मोशन इज SHM, रिलेटिव टू लिफ्ट। लिफ्ट के रिलेटिव में मोशन SHM होगा, पहली बात। दूस तो क्यों, तो अगर लिफ्ट के रिलेटिव में जाके देखेंगे तो एक mg जैसा लग रहा था वो उसके साथ एक ma नीचे लगने लगेगा, क्योंकि जो स्यूडो फोर्स होता है वो माइनस टाइम्स ma के बराबर होता है ना। माइनस साइन बताया है कि a के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए माइनस साइन लगाया है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, ma और mg का जो रिजल्टेंट बनता है, भले वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स और सूडो फोर्स का रिजल्टेंट बनता है, इसे इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फिलहाल तो अभी आपका सेम डायरेक्शन में है तो आसानी से समझ जाओगे कि mg और ma एक डायरेक्शन में है, तो जो mg इफेक्टिव होता है वो ma प्लस mg की वैल्यू हो जाएगी। तो जो g इफेक्टिव हो जाएगा बेटा g प्लस a हो जाएगा। तो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव जी प्लस ए, ये आंसर आ जाएगा। बट इन जनरल अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ भी हो बच्चों, तो लिफ्ट के फ्रेम में आप जाओगे तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसे इफेक्टिव ग्रेविटी कहेंगे, मतलब m/g इफेक्टिव कहेंगे। अब एम, ये होगा mg तुम्हारा, और ये होगा -ma। याद रखना ए हमारा लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा, तो सूडो फोर्स अपोजिट लगेगा तो -m है, ध्यान रखिएगा, mg इफेक्टिव। तो इसलिए जी इफेक्टिव वेक्टर जो आएगा हमेशा जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आएगा। तो जी इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड आएगा वो वेक्टर जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, घटाने के बाद जो भी मैग्नीट्यूड आएगा। जैसे अभी आप देख रहे हो तो जी हमारा नीचे की तरफ होता है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ था। जब इसको घटाओगे तो पलट कर जोड़ोगे, तो अगर ए ये है तो माइनस करने पे ए नीचे आ जाएगा, तो जी प्लस ए हो जाएगा, अपने आप जी प्लस ए। ये सरल केस है तो आप आसानी से समझ रहे हो। पर कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिनमें लिफ्ट को हम ऊट पटांग किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर देंगे बच्चों। तो अगर लिफ्ट को किसी जनरल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे तो लिफ्ट के फ्रेम में आप देखेंगे कि जो भी ma सूडो फोर्स लगेगा जो कि a के अपोजिट लगेगा, इसलिए वेक्टोरियली जब लिख रहे हैं तो इसीलिए माइनस लिख रहे हैं, कंफ्यूज ना हो आप बिल्कुल। क्योंकि जब वेक्टोरियली लिखेंगे तो a के अपोजिट आएगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो जो भी सूडो फोर्स और mg का रिजल्टेंट होगा बच्चों, उसको m/g इफेक्टिव लिख देंगे, दैट्स ऑल। है ना। तो दो एग्जांपल में और बेसिक से बता देता हूँ, अभी आपको एक वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई ऐसा सवाल भी आ सकता है जहाँ पे इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि लिफ्ट हमारा नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप भी समझ रहे हो कि भाई mg नीचे लगे रहा है, सूडो ऊपर लगेगा। तो जो mg इफेक्टिव आएगा तो mg माइनस से आएगा, तो g इफेक्टिव जो आ जाएगा वो g माइनस से आ जाएगा। मतलब लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पेंडुलम बनाएगा और टाइम पीरियड ये रहेगा। अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करें, मान लो लिफ्ट को हम हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं तो चेंज ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन,
सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाती है। एक पेंडुलम हमारा कुछ ऐसे किसी इक्विलिब्रियम पे रुकता है, अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं और लिफ्ट के फ्रेम में सिर्फ देखूंगी कहाँ पर इक्विलिब्रियम में रुकेगा, तो ये मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ, फिर से देख लो। एक सूडो फोर्स लगेगा एमए, एक एमजी लगेगा, एक टेंशन लगेगा। तो टी कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी, अभी ऑसिलेशन नहीं करा रहा हूँ, टी साइन अल्फा इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू ए बाई जी आता है। मतलब अगर हम ट्रॉली को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कराएं तो पेंडुलम हमारा वर्टिकल पोजीशन पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करता है रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रॉली। तो ट्रॉली के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वही चेंज हो जाती है। और एसएचएम तो अब आप देखिए, रिलेटिव टू ट्रॉली आप अगर देख रहे हैं, रिलेटिव टू ट्रॉली, तो इस बंदे को जो एसएचएम नजर आएगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन ही ये है, तो यहाँ पर एसएचएम नजर आएगा। अब देखिए इफेक्टिव ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या कहा, सूडो फोर्स लगा लीजिए हमें और लगा लीजिए एम जी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, जो कि एक्चुअली इसी डायरेक्शन में आएगा हमेशा, एम टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी को इफेक्टिव ग्रेविटी कहते हैं। एम इंटू जी इफेक्टिव इक्वल टू एम टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों जी इफेक्टिव आ जाता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए। मतलब अगर हम एक हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटिंग ट्रॉली में पेंडुलम को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऑसिलेट कराएं तो टाइम पीरियड होता है एल अपॉन जी इफेक्टिव, तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा बच्चों टाइम पीरियड आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, वर्टिकल लाइन के अबाउट हमारा पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा है। इक्विलिब्रियम लाइन, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन tan इनवर्स ए बाई जी एंगल पे होगी, उसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं जी इफेक्टिव क्या है, तो देखिए जी ऐसे बनेगा, ध्यान से देख लीजिए। ए इधर था तो माइनस ए पलट के इधर जाएगा, तो रिजल्टेंट जी इफेक्टिव ऐसे आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ए। ये जो मैंने डायरेक्ट बताया आपको ना, कि जी इफेक्टिव आप ऐसे निकाल सकते हो, जी वेक्टर में ए वेक्टर घटा के उसका मैग्नीट्यूड ले सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ लगा लेना चाहे कंपोनेंट लगा लेना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। देखो सबसे बढ़िया इसका जो अच्छा एग्जाम्पल बनता है, इसको बहुत ध्यान समझो, ये वाली जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हल्के में न लिया जाए बिल्कुल। जैसे मान लो इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन बनता है, आपसे कहेगा ये बॉक्स है, ये एक फिक्स्ड प्लेन है, और यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स है, इसे कोई पकड़ के खींच रहा है एक्सेलरेशन से ऊपर। तो अगर इसे कोई ऊपर खींच रहा है तो इसकी पहली बात तो कुछ इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जिससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कहाँ होगी। उसके अबाउट अगर इसे ऑसिलेट कराया जाए तो ये ऑसिलेशन करेगा, और ये लेंथ एल है, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑसिलेट करेगा। तो हमसे बस टाइम पीरियड अगर कोई पूछ ले रहा है, तो हमने कहा भाई टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव हमें लिखना है। तो एल बाई जी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, अब देखो बिल्कुल सिंपल है। जी इफेक्टिव का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड चाहिए जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब आप ध्यान सुनो, आओ देखो यहाँ दिखाता हूँ। जी कैसा होता है, वर्टिकल, यहाँ प्लेन में बना रहा हूँ ताकि एंगल समझ में आए। ए ऊपर की तरफ है तो घटाना है को, तो पलट के नीचे की तरफ आ जाएगा, ये घटा दिया मैंने। अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो कंपोनेंट कर लेते हैं। ये एंगल थीटा आता है, तो ये आएगा जी साइन थीटा और ये आएगा जी कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इधर की तरफ आ रहा है ए प्लस जी साइन थीटा, इधर की तरफ आ रहा है जी कॉस थीटा, और जो रिजल्टेंट आ गया फाइनल, वो आ जाएगा जी इफेक्टिव। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जी इफेक्टिव जो आ रहा है अंडर रूट जी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। ये बच्चों जी इफेक्टिव हो जाएगा, और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरह से डायरेक्टली आप कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस सवाल में अगर आप फोर्स सोर्स बनाने गए, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने जाएंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आपको जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर को पहले पलट के जोड़ दिया, फिर कंपोनेंट करके रिजल्टेंट निकाल लिया। यही मान लीजिए ट्रॉली हमारी
यही हमारा बॉक्स जो है, बेटा मैं मीटिंग में हूँ, निकल तो नहीं गया? हेलो। यस सर है। ठीक ठीक। तो अगर इसी को बेटा हम डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहे होते, देखो, और फिर कहते कि बताओ किस जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हमारा इंटरेस्ट नहीं कि कहाँ है, पर अगर ऑसिलेशन हो रहा है, सिस्टम हो रहा है, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखो, हमको क्या करना है, हमको जी इफेक्टिव चाहिए। कैसे चाहिए? मैग्नीट्यूड है किसका? जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का। तो पहले जी वेक्टर बना लिया डाउनवर्ड, फिर एक पलट के बना लिया, ए ऐसे हो गया। फिर एंगल थीटा ये है, कंपोनेंट कर लिए जी के, जी साइन थीटा, जी कॉस थीटा। फिर रिजल्टेंट ले लिया, तो इधर की तरफ आएगा जी साइन थीटा माइनस ए, है ना, और इधर की तरफ आएगा जी कॉस थीटा। तो जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों वेक्टर का, वो जी इफेक्टिव आएगा, जिसकी वैल्यू होगी अंडर रूट सी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सी साइन थीटा माइनस ए का स्क्वायर। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव हो जाएगा। अब अगर ए इक्वल टू, अगर इसमें भी ए की वैल्यू जी साइन थीटा हो डाउनवर्ड, तो जी इफेक्टिव सीधे से जी कॉस थीटा आ जाएगा। तो मान लो ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन और हैवी बॉक्स है, पेंडुलम के ऑसिलेट करने से एक्सेलेरेशन पे फर्क नहीं आ रहा, मान लो बहुत हैवी बॉक्स है, तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर जी साइन थीटा से जा सकता है नीचे। उस केस में जी, अगर अगर ये ट्रू है, तो उस केस में ये वाला जी कॉस थीटा के बराबर केवल आएगा। तो इस तरह के जी इफेक्टिव वाले क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली मेंस वगैरह में, कि डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो सर दिस इज अगर द वेज भी फ्री सिंपल टू मूव हो पेंडुलम। तो? क्या बेटा? सर वेज भी फ्री टू मूव हो तो फिर? वैसे अगर फ्री टू मूव होगा तो फिर वही है, बॉडी ऑसिलेशन होगा बेटा, फिर करना पड़ेगा बेसिक से, है ना। वेज अगर फ्री टू मूव होगी तो देखना पड़ेगा कैसा, फिर तो थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में क्वेश्चन बनाएगा कि कैलकुलेशन करने के काबिल हो। अभी तो हम आपको सिर्फ जी इफेक्टिव की बात बता रहे हैं कि जी इफेक्टिव कैसे लेंगे। एक क्वेश्चन चलिए करिए। मान लीजिए बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड है, ये बहुत छोटा है, और एक स्प्रिंग मास सिस्टम यहाँ पे हमने लगा रखा है ऐसे के, मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन है, तो कितना टाइम पीरियड होगा दोनों के मोशन का, या जो भी मोशन होगा दोनों ब्लॉक का, उसका टाइम पीरियड बताना कितना होगा।
देखो बेटा, इसका टाइम पीरियड आएगा यहाँ से यहाँ तक आने में 1/4 टाइम पीरियड लगेगा पेंडुलम का। फिर इलास्टिक कोलिजन में इसको वेलोसिटी मिल जाएगी, ये मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट तक जाएगा, T/4 टाइम इसका लगेगा और लौट के आएगा। जब लौट के आएगा ये फिर इसको को वेलोसिटी दे देगा, ये इधर चला जाएगा, और इक्वल मास है इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी इंटरचेंज होती रहेगी। तो इसको वापस आने में T1/4 इधर टाइम लगेगा, इधर जाने में इसको T2/4 लगेगा, फिर आने में T2/4 लगेगा, फिर इधर जाने में T1/4 लगेगा। तो जो नेट टाइम पीरियड होगा, जो भी टाइम पीरियड आएगा मोशन का, ये आधा ऑसिलेशन होगा पेंडुलम का, आधा स्प्रिंग मास सिस्टम का। तो इस तरह से इसका आंसर आपको ये आ जाएगा, इस तरह से इसका आप कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो एंगुलर सिस्टम का केस है उसको डिस्कस करेंगे, फिजिकल पेंडुलम। तो फिजिकल पेंडुलम में क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कराते हैं बेटा, किसी पॉइंट पे सस्पेंड कर देते हैं किसी बॉडी को, और वो बॉडी हमारी एसएचएम करती है, तो उसे हम एंगुल फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। अभी हम एक पार्टिकल ले रहे थे, है ना, मानते हैं कोई ये बॉडी है और इस किसी पॉइंट पे इसे हमने हिंज कर दिया, तो इसका जो एसएचएम होगा वो हमारा फिजिकल पेंडुलम कहलाएगा। अब मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ से एल डिस्टेंस पे है। एल है हमारा डिस्टेंस ऑफ सीओएम हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो अगर शुरुआत में जब ये लटका होगा तो इस पे जो mg लगेगा उसकी लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास होगी, तो अभी कोई टॉर्क नहीं है, टॉर्क 0 है एट मीन पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर टॉर्क 0 है तो इससे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखते हैं, तो ये तो सभी समझ में आ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब हम इसे सॉरी मेन पोजीशन से बच्चों थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, अगर बॉडी को मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया आपने, बॉडी बदल गई ऐसा मत बोलना, वही बॉडी है, वो थोड़ा सा खा पी लिया है, मोटी गई। तो ये सेंटर ऑफ मास है हमारा, तो ये थोड़ा सा हमारी ये एंगल थीटा पे है, ये लेंथ है। तो यहाँ पे वन सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा जो mg लग रहा होगा ऐसे, उस mg के दो कंपोनेंट हम बना लेते हैं, देखते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क कौन सा आएगा। ये आएगा mg cos थीटा, और जो nx ny लगेंगे वो तो हिंज पे ही लगेंगे, उनका कोई टॉर्क आएगा नहीं। mg cos थीटा वहीं से पास होगा, mg sin थीटा वाला कंपोनेंट ही केवल रिस्टोरिंग टॉर्क बॉडी को प्रोवाइड करेगा। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो mg sin थीटा इंटू एल है। एल देखिए मैंने लिख लिया, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो अब अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख ले रहे हैं, फॉर वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड वेरी स्मॉल थीटा साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा टेन थीटा तीनों बराबर होते हैं। तो एम जी एल इंटू थीटा होगा, तो टॉर्क इक्वल टू के थीटा, तो ये के इक्विवेलेंट आएगा। ये बच्चों हमारा टॉर्क कांस्टेंट कहलाता है, किसी भी एंगुलर एक्शन के लिए टॉर्क कांस्टेंट कहलाता
तो यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट I अपॉन के, है ना। तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट I अपॉन के है mgl। तो इस तरह से बच्चों टाइम निकालेंगे। m क्या है, मास ऑफ सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम, और l मैं पहले बता चुका हूँ क्या है, g पहचानते हैं। तो 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mgl, ये आप रिजल्ट याद रखेंगे। m टोटल मास है, g ग्रेविटी है, और l जो है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है वो है बच्चों। आइए इस फॉर्मूले को मन में बसा लें और कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। कुछ, एक बहुत पतली सी थिन रॉड है और इसको इसके अबाउट लटका दिया। फाइंड आउट टाइम पीरियड। हमसे कहा जा रहा है फाइंड आउट टाइम पीरियड फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड। मास m है, लेंथ l है। है ना। तो पहला तो टाइम पीरियड बताना है, दूसरा आपको बताना है फाइंड आउट लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। दो सवाल बनते हैं। तो टाइम पीरियड आपको बताना है फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले बच्चों हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mgl। तो देखो m की वैल्यू तो m दी है, I की वैल्यू हो जाएगी ml² बाई 3। एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से होगी वो कितनी हो जाएगी, l के स्थान पे l/2 रखें, है ना। ये तो आएगा। तो 2 पाई अंडर रूट बच्चों I की वैल्यू क्या है, ml² बाई 3 अपॉन m कैपिटल M g l/2। इट इज 2 पाई अंडर रूट 2l/3। ये आ जाएगा। इसे मैं थोड़ा और संवार लूं तो अपना काम हो जाएगा। इट इज 2l/3 डिवाइड बाई 2। अब बच्चों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, ऐसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम या लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम, क्या है बेटा। तो एक ऐसा सिंपल पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड इस फिजिकल पेंडुलम के बराबर होगा, उसे इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम बोलते हैं बेटा। तो उसकी लेंथ क्या होगी, मतलब ऐसे पेंडुलम की लेंथ बतानी है जिसका टाइम पीरियड इस फिजिकल पेंडुलम के बराबर हो। तो मान लीजिए कि कोई लेट एल इक्विवेलेंट लेंथ है, तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे अगर सिंपल पेंडुलम होगा, तो एल इक्विवेलेंट डिवाइड बाई डी लिखेंगे। ये किसका टाइम पीरियड कितना आया है, 2l/3 डिवाइड बाई जी आया है। तो सीधे सीधे एल इक्विवेलेंट की वैल्यू 2l/3 है। तो कहने का मतलब है किसी भी फिजिकल पेंडुलम का जो भी टाइम पीरियड आए उसे 2 पाई अंडर रूट l/g के बराबर कर लो, या एल इक्विवेलेंट बाई जी करके, तो इक्विवेलेंट लेंथ आ जाएगी सिंपल पेंडुलम की, है ना। तो इसमें कोई टेंशन या कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ सभी लोग फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। अगर एक डिस्क है हमारे पास, और मास m रेडियस r है, और इसे इस एक्सेस के अबाउट, टॉप मोस्ट एक्सेस अबाउट स्मॉल एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन कराया गया। फाइंड आउट टाइम पीरियड।
फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। बताएं बच्चों सभी लोग जल्दी से। हाँ भाई बोल जल्दी से। एल की वैल्यू तो आर के बराबर हो जाएगी। आई, इस एक्सिस के अबाउट आई क्या आएगा? अरे भाई सबको, किसी को नहीं आ रहा क्या? हमारे स्क्वायर बाई टू प्लस है वार स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर, है ना, इस के अबाउट। और मास तो एम है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mgl। तो आई है 3/2 mr स्क्वायर डिवाइड बाई mgl। एल हो जाएगा आर के बराबर। एम से एम कट जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 3r/2। तो एल इक्विवेलेंट यहाँ पर 3r/2 जाएगा। आ रहा है आंसर? यस सर। अब जैसे बच्चों, मान लीजिए एक से ज्यादा बॉडी है हमारे पास। ऐसा क्वेश्चन अगर है, एक रॉड है पतली सी, इस रॉड से एक डिस्क को ऐसे वेल्डिंग कर दी गई है और यहाँ पर एकदम हिंज कर दिया। तो दो अप्रोच है बेटा। मेथड वन क्या कह रहा है कि हम सिर्फ फॉर्मूले की तरफ बढ़े, टाइम पीरियड लिखे 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mgl। तो आई तो सबसे पहले निकालना ही पड़ेगा, इस एक्सिस के अबाउट रॉड का हो जाएगा ml² बाई 3। और डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट पहले लिखेंगे mr² बाई 2 है, प्लस शिफ्टिंग करेंगे ml+r का होल स्क्वायर। तो ये आई हो जाएगा। अब स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पे 2m होगी, टोटल मास 2m है। और रहा सवाल हमारा एल, हमें निकालना है कि सेंटर मास की डिस्टेंस क्या है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से निकालनी है, तो इसका सरल तरीका ये है कि इसे ओरिजिन मान लिया जाए। और इसका सेंटर मास L/2 पे होगा और इसका L+R पे होगा, इसे ओरिजिन मान लीजिए। तो इस तरह से निकालिए वाई सेंटर ऑफ मास
M1 Y1 M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, जो भी मासेस हो। तो रॉड का सेंटर मास L/2 पे है और डिस्क का है माइनस का L+R पे है ना, क्योंकि वैसे वाई एक्सिस मान रहा हूँ इस लाइन को। इसी लाइन पे दोनों के सेंटर मास, ऊपर ओरिजिन है तो नीचे नेगेटिव होगा। हालांकि हमें डिस्टेंस से मतलब है, बाद में नेगेटिव हटा लेंगे, टोटल मास 2m आ जाएगा। तो माइनस कॉमन आ जाएगा, L/4 प्लस L+R/2। तो ये माइनस का 3L/4 प्लस R/2, ये हमारा स्मॉल एल आ जाएगा। तो स्मॉल एल की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3L/4 R/2। मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर मास कितनी दूर है, सेंटर मास की डेफिनेशन लगा ली। बस टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√I, जो कि तुम अभी निकाल चुके हो। इस तरह का वैल्यू को आपको दिया जाएगा, आप निकालेंगे। और m है 2mg और l है तुम्हारा 3L/4 प्लस R/2। तो ये तो एक एक तरीका है कि जिसमें आप कह रहे हैं नहीं आप फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो टोटल मास लिख लिया, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ रही है, एल निकालने में थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। सेंट्रा मास निकालने में ओरिजिन मानना पड़ रहा है, हालांकि सच कोई हार्ड वर्क नहीं है। तो एक तरीका ये है कि आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास निकालने से बच सकते हो, मेथड 2। मेथड 2 ये है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना ही पड़ेगा कि इसको अगर आप थीटा एंगल डिस्प्लेस करके रिस्टोरिंग टॉर्क निकाल लें, तो बेटा ये mg cos थीटा लगेगा, ये mg sin थीटा लगेगा, एक रॉड का mg sin थीटा लगेगा, mg cos थीटा लगेगा। ये डिस्टेंस L/2 है और ये डिस्टेंस यहाँ तक L+R है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा mg sin थीटा इंटू L/2 प्लस mg sin थीटा इंटू L+R, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg sin थीटा से इस डायरेक्ट दी गई है। अब आप देखिए यहीं पे साइन थीटा को आप थीटा लेके बाहर कॉमन कर लेंगे, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा। तो mg L/2 प्लस mg L+R इंटू थीटा, तो ये पूरा का पूरा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा। तो बस फिर इसके बाद क्या करना है, आपको के पता चल गया, टॉर्क कांस्टेंट I/K करना है। और के की वैल्यू mg L/2 प्लस mg L+R आ जाएगा। तो डायरेक्टली लिखेंगे, इसमें आप सिर्फ टॉर्क लिख लेते हैं, साइन थीटा को थीटा बना के कॉमन ले लेते हैं, तो के आपको डायरेक्टली पता चल जाता है। और बल्कि आप और डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये रॉड का वेट है और ये L/2 आता है, उसका सेंटर मास कितनी दूर था। रॉड का सेंटर मास L दूरी है, तो बॉडी का वेट इनटू उसके सेंटर मास की डिस्टेंस। इसी तरह डिस्क का जो सेंटर मास है mg लगेगा, वो L+R डिस्टेंस पे है, तो L+R से मल्टीप्लाई करें, है ना। तो I/mg L/2 प्लस mg L+R, है ना। इस तरह से टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे आप। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे मैं डायरेक्टली लिखने से, आप टॉर्क में भी एक दो बार टॉर्क की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या टर्म आने वाला है। मान लो जैसे ये रॉड है बेटा, ये पहले रॉड लगी हुई है, रॉड के बाद एक डिस्क लगी हुई है, फिर एक रिंग लगा दी मान लीजिए। डिस्क का रिंग है, मास सबका सेम है, mr अब देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, 2π√I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो लिखना पड़ेगा पूरे सिस्टम को, अपॉन के डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो कैसे, रॉड का mg sin थीटा यहाँ लगेगा और L/2 आएगा जब थीटा डिस्प्लेस करोगे, तो साइन थीटा रह जाएगा कॉमन, तो mg L/2 आएगा। फिर डिस्क का लगेगा L+R, डिस्टेंस है यहाँ से L+R है। और रिंग का जो है वो mg L+3R है। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से
आप के की वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक दो एग्जांपल आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइन थीटा आपका कॉमन आएगा और इस तरह से हो जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग भी अगर हम यहाँ पे कहीं इन्वॉल्व कर दे, तो बोल फिजिकल पेंडुलम विद स्प्रिंग। मान लीजिए ये डिस्क, मान लेते हैं ये स्प्रिंग यहाँ पे बेटा कनेक्टेड है और ये यहाँ पे ए दूरी पे कनेक्टेड है। रॉड का मास एम, लेंथ एल है। इसका मास एम, रेडियस आर। अब मान लीजिए बच्चों आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट टाइम पीरियड और स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड बच्चों कैलकुलेट करना है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, अगर इसको थीटा डिस्प्लेस करूं, तो देखिए क्या होगा, ये बहुत कम अगर आप इसे एंगल डिस्प्लेस करेंगे। इस पोजीशन में जब ये आएगी बॉडी और इसे थीटा डिस्प्लेस करेंगे, तो जो फोर्सेस पहले से लग रहे थे वो तो लगेंगे ही। एम जी, इस पे एम जी का एक एम जी साइन थीटा का टॉर्क आएगा, ये मैं कॉस नहीं बना रहा हूँ। इसके एक एम जी साइन थीटा का टॉर्क आएगा, डिस्क है। और एक ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी कितना, एक्स। इसे मैं डार्क एक्स मान रहा हूँ। और ए रेडियस पे स्प्रिंग कनेक्टेड है तो आर्क लेंथ के बराबर होगा ऑलमोस्ट, चूंकि थीटा बहुत छोटा है तो स्मॉल होगा, तो एक्स इक्वल टू ए थीटा। तो इधर पे के एक्स लगने लगेगा जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही रहेगी। तो रिस्टोरिंग टॉर्क के एक्स फोर्स की डिस्टेंस ए है, एम जी एल बाई टू साइन थीटा है, एम जी एल प्लस आर, एम जी साइन थीटा इंटू एल प्लस आर। अब x बराबर ए थीटा है तो, और साइन थीटा को थीटा लेके कॉमन ले लिया, तो ए थीटा है तो ये के ए स्क्वायर आएगा। एक्स को ए थीटा रख दिया, थीटा कॉमन आ गया। एम जी एल बाई टू होगा, एम जी एल प्लस आर होगा, इंटू थीटा आएगा। तो ये जो आएगा बच्चों ये के इक्विवेलेंट आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू के थीटा। तो बस इसमें एक टर्म और ऐड हो जा रहा है स्प्रिंग के लिए, के ए स्क्वायर, आई अपॉन के ए स्क्वायर प्लस एम जी एल बाई टू प्लस एम जी एल प्लस आर, है ना। तो इस तरह से अगर एक स्प्रिंग लगा दिया जाए फिजिकल पेंडुलम के साथ, तो उसका आपका के ए स्क्वायर टर्म और ऐड हो जाता है। अगर दो स्प्रिंग लगा दोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अच्छा, स्प्रिंग चाहे इस तरफ लगाया जाए चाहे उस तरफ लगाया जाए, स्प्रिंग का बिहेवियर हमेशा रिस्टोरिंग नेचर का होता है, तो उसमें कभी कोई चिंता करने वाली बात नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दो स्प्रिंग लगा दूं, एक रॉड मान लीजिए हमने केवल रॉड लगा रखी है, ऐसे है, ये K1 है ए डिस्टेंस पे और एक ये K2 है बी। तो एक तरफ किधर भी एक तरफ लेंगे तो एक खींचेगा एक दबेगा, वापस दोनों बुलाएंगे। तो डायरेक्टली आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट। कैसे करेंगे, आई है एम एल स्क्वायर बाई 3 डिवाइड बाई K1 A स्क्वायर प्लस K2 B स्क्वायर प्लस MG L/2। ऐसे डायरेक्टली ये क्या है ना, डायरेक्टली टाइम पीरियड आ जाएगा। एक चीज और है, जैसे अगर मान लो किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से ही अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पास हो रहा है, अगर मान लो यहीं सस्पेंड कर दे और फिर स्प्रिंग हम लगा दें, तो गौर करने वाली बात है कि बेटा जो एमजी लग रहा होगा, अब तो एमजी यहीं से पास हो जाएगा। तो जब अब इसे आप थीटा डिस्प्लेस करेंगे रॉड को,
तो mg का कोई टॉर्क नहीं आएगा रिस्टोरिंग। तो mg के साथ जो टॉर्क आएगा जीरो, केवल स्प्रिंग की वजह से आएगा। तो डायरेक्टली तो 2 पाई अंडर रूट आई है ml² बाई 12, क्योंकि सेंट्रम मास रॉड बंधी है। और mg वाला टर्म जो आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्योंकि उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, पॉइंट सस्पेंशन। मास है Ka² + Kb²। तो Kl/2 का स्क्वायर प्लस Kl/2 का स्क्वायर आ जाएगा। या IIT एडवांस 2009 का सवाल है बेटा। तो ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि अगर हमारा ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर है ये सेंट्रम मास से पास होगा, तो बच्चों हमारा वेट का जो टॉर्क आएगा, जो mg के कारण रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा, वो नहीं आएगा, केवल स्प्रिंग का आएगा। और थीटा बहुत छोटा होगा, तो स्प्रिंग का किधर भी ऐड करें, स्प्रिंग हमेशा रिस्टोर करते हैं, स्प्रिंग के टर्म हमेशा ऐड हो गए, K × A² होता है बस। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कितनी दूर स्प्रिंग लगाया है, बस ये ध्यान देना है। और जैसे K1A² और K2B² आया, बिल्कुल इसी तरह से। तो इस तरह से आप डायरेक्टली फिजिकल पेंडुलम विद स्प्रिंग के डायरेक्टली क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि अगर हमने वेट पे सस्पेंड किया है तो हमारा आंसर नहीं आएगा, मतलब वेट में mg का टॉर्क नहीं आएगा, सॉरी, आंसर तो आएगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात बनती है कि अगर मान लो कोई फिजिकल पेंडुलम है और हमने हिंज नीचे कर रखा है सेंटर ऑफ मास से, और स्प्रिंग ऐसे लगा रखा है मान लीजिए। अब बेटा इसमें जब आप ऑसिलेट करोगे, तो अब अगर आप देखो यहाँ पे आएगा तो mg sin θ का टॉर्क उल्टा लगेगा, जो रीस्टोर नहीं करेगा, ये तो वापस इधर ले जाना चाहेगा। और स्प्रिंग का जो फोर्स होगा केवल वही केवल अपना टॉर्क लगाएगा। तो अगर ये थीटा है और ये एक्स, अगर मैं मान लो ए थीटा होगा, ए डिस्टेंस पे कनेक्टेड है, तो बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि mg का जो टॉर्क होगा वो रीस्टोरिंग नेचर का नहीं होगा, उल्टा होगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा kx इंटू डिस्टेंस ए माइनस mg sin θ इंटू L/2। ये डिस्टेंस जो होगी L/2 होगी। तो एक एक्स को ए थीटा लिख देंगे तो टॉर्क आएगा Ka² माइनस mg L/2 आएगा बेटा इंटू थीटा। यहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नीचे है mg से, सेंटर ऑफ मास है, तो 2 पाई अंडर रूट आई, क्योंकि ml² बाई 3 होगा, डिवाइड बाई Ka² माइनस mg L/2 आएगा। तो यहाँ पे बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है कि ऑसिलेट किस कंडीशन में करेगा। अब पता लगा mg sin θ का टॉर्क ज्यादा आई तो इसने वापस ही नहीं ला पाएगा। तो जब तक स्प्रिंग के टॉर्क में वापस लाने की क्षमता रहेगी तो ही ऑसिलेट कर पाएगा। आप देख सकते हो, अगर रीस्टोरिंग नेचर का टॉर्क चाहिए तो K² बड़ा होना चाहिए mg L/2। ये कंडीशन है फॉर ऑसिलेशन, यहाँ पे कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये रॉड ऑसिलेट करती रहे। तो ध्यान रखना, जो हम लोग K² प्लस mg L/2 करते थे, अगर रॉड के सेंटर ऑफ मास के नीचे या सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के नीचे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा, तो mg L/2 वाला टर्म जो भी आएगा वो निगेटिव आएगा, बस करना आपको डायरेक्ट ही। तो इस तरह से आप बच्चों फिजिकल पेंडुलम विद स्प्रिंग के क्वेश्चन आप डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज अब इस पे हम लोग को सुपर पोजिशन, रोलिंग एसएम और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करने हैं बेस्ड ऑन फेजर। बस उतनी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज थोड़ा समय लेट हो गया था, इसलिए क्लास लेट स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्लास हम कोशिश करेंगे कि ठीक 9 बजे स्टार्ट हो। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करेंगे कि हम थके हुए भी हैं, तो इतना ही पढ़ेंगे। इसके नोट्स में भेज रहा हूँ, तो अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने 90% एसएचएम कंप्लीट कर दिया है, 1 1.5 क्लास और लगेगी। इसके बाद फिर हम कोई भी चैप्टर इसमें डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं होगा। हम लोग 10% थेरी और 90% प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। और प्रॉब्लम पूरी तरह से जो लास्ट 3 ईयर की मेंस में जो 24-25 पेपर हुए हैं, प्लस कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस, क्योंकि जेई एडवांस के लिए हमारे पास बाद में भी ढेर सारा टाइम रहेगा उनके प्रॉब्लम डिस्कशन का। तो अभी हम मेनली कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और प्लस मेंस ओरिएंटेड जिस तरह के मेंस में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं उस उन पे फोकस करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन ज्यादा होंगे, 90% प्रॉब्लम प्रैक्टिस
प्रॉब्लम्स के थ्रू ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, पूरी थ्योरी विधिवत एसएचएम चूंकि नहीं पढ़ाया था 11th में मैंने, तो इसलिए इस पे जो है डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर।